पार्ट 3 की शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ पे हमें सादी नाम के एक न्यू कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। हमें पता चलता है कि सादी कुछ अर्सा पहले अपनी फैमिली के साथ कायोंग के नेबरहुड में शिफ्ट हो चुका था। वो इब्लीस के पास आता है और उसको एक काले धागे से बांध देता है। कोई भी उस धागे को खोल नहीं पा रहा था, बट कायोंग आके बड़ी ही आसानी से उस धागे को एक झटके में खोल देती है। और फिर हम जान पाते हैं कि सादी के घर में रहने वाले इस छोटे से बच्चे ने सादी से ये काम करवाया था, क्योंकि वो इब्लीस के चिराग के बारे में कुछ न कुछ तो जरूर जानता था। वो बच्चा इब्लीस की सारी कहानी जानता था और अब वो ही बच्चा इब्लीस के चिराग का मालिक बनना चाहता था। दूसरी तरफ हमें कायोंग दिखाई जाती है जिसको अपने तीसरे जन्म के विजन आने लग जाते हैं और उसके साथ एक बच्चा भी था और वहाँ पे भी वो उस धागे को देख पाती है, यानी कि कायोंग का इसके साथ अब क्या ताल्लुक था। अब वो उसी काले धागे को ग्रैंड माँ के पास लेके जाती है और उनको धागा बांध लेती है और फिर बड़ी ही आसानी से ग्रैंड माँ उस धागे को खोल लेती है और फिर वही धागा वो इब्लीस को बांधती है और ग्रैंड माँ को खोलने को बोलती है, लेकिन ग्रैंड माँ तो उस धागे को खोल ही नहीं पाती। और फिर वही धागा इब्लीस के हाथ से कायोंग बड़ी ही आसानी से खोल देती है और समझ जाती है कि उसका इस धागे से कोई गहरा ताल्लुक है। अब इस धागे की स्टोरी जानने के लिए इब्लीस कायोंग को दुबई लेके जाता है। वहाँ जाने के बाद वो एक खास किस्म के वास को टच करता है जिसके अंदर से एक जीनिया बाहर आती है और फिर हमें पता चलता है कि वो इब्लीस की एक्स रह चुकी है। इसके बाद इब्लीस उससे साफ लफ्जों में उस धागे के बारे में पूछ ही लेता है, वही धागा जो सादी नाम के जिन ने इब्लीस को बांधा था। लेकिन वो जीनिया कहती है कि मैं नहीं जानती कि इस धागे का इस लड़की के साथ क्या ताल्लुक है। जीनिया को धागे के बारे में तो कोई खास इन्फॉर्मेशन पता नहीं थी, लेकिन वो सादी के बारे में बता देती है कि सादी एक जिन था और जिसने पास्ट में एक लड़की से शादी की थी और उस लड़की से सादी जिन का एक बेटा भी पैदा हुआ था और वो बच्चा आधा इंसान था और आधा जिन था और उस बच्चे का नाम खालिद था, लेकिन वो बच्चा जल्दी ही मर गया था। इब्लीस को तो कुछ याद ही नहीं था, लेकिन जीनिया को रियलाइज हो गया था कि वो पास्ट की कुछ चीजें भूल चुका है क्योंकि उसकी पास्ट की मेमोरी मिट चुकी है। और अब इब्लीस को भी लग रहा था कि वो सच में पास्ट की कुछ मेमोरीज भूल चुका है, लेकिन जब वो अपने माइंड पे जोर देता है तो उसे चिराग में बिताए हुए अपने और कायोंग के कुछ पल याद आने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हमें इजराइल दिखाया जाता है जो कि इब्लीस के भाई से मिलने के लिए जाता है और उसके भाई को कहता है कि इब्लीस चिराग से बाहर निकल आया है और इब्लीस के भाई को धमकी दी जाती है कि तुम्हें अपना मुंह बंद रखना है, इब्लीस को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। यहाँ पे कुछ ऐसा था जो कि छुपाया जा रहा था। दूसरी तरफ हमें योंग दिखाई जाती है जो कि अपनी तीसरी विश मांगने के लिए इब्लीस को बुला लेती है और अब वो कहती है कि मुझे कोई विश नहीं मांगनी, मेरी तीसरी विश ये है कि तुम मेरी सारी विशेस को भूल जाओ। लेकिन ये सब कुछ पॉसिबल नहीं था क्योंकि इंसान की तीनों विशेस पूरी करने के बाद ही जीनी उनकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाया करता था और उनकी यादों से भी मिट जाया करता था। और जब जीनी ये सारी बातें कायोंग को बताता है तो कायोंग कहती है ये तो चीटिंग है क्योंकि मैं तो तुम्हें हमेशा अपनी यादों में याद रखूंगी। सीन को शिफ्ट किया जाता है और हमें इब्लीस को दिखाया जाता है जो कि अपने भाई से मिलने के लिए उसके बगीचे में आ चुका था, लेकिन इस टाइम उसके भाई का बगीचा वीरान हो चुका था। पूछने पे उसका भाई बताता है कि मैंने एक गलत काम किया था जिसकी मुझे सजा मिली है। फिर वो सादी के बारे में बताता है और कहता है कि उसका एक इंसान से इंसानी बेटा भी था। सादी क्योंकि एक जीनी था, लेकिन उसका बेटा आधा जीनी था और आधा इंसान था। उसके बेटे का नाम खालिद था। उसका बेटा हमेशा बीमार रहता था और मरने वाला था और फिर सादी ने मेरे से मदद मांगी तो मैंने एक दूसरे बच्चे की जिंदगी लेते हुए खालिद की एज इतनी बढ़ा दी कि अब वो कभी भी मर नहीं सकता क्योंकि वो अमर हो चुका है। क्योंकि मैंने एक मासूम बच्चे की जान ली थी, इस वजह से मेरा पूरा बागीचा उजड़ गया है, लेकिन यहाँ पे एक ही फूल बचा है जो कि सिर्फ खालिद को जाहिर कर रहा है। दूसरी तरफ हम इजराइल को देखते हैं जो कि ग्रैंड माँ से मिलने के लिए जाता है और वो ग्रैंड माँ को बताता है कि आपकी मौत उसी दिन आएगी जिस दिन आपकी लिखी हुई होगी। वो ग्रैंड माँ को बता देता है कि आपके घर के बाहर एक दरख्त लगा है, जिस दिन उस पे पहला फूल आएगा आप समझ लीजिएगा कि वो दिन आपका इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। इधर योंग के पास खालिद आता है, वही बच्चा जो कि अब अमर हो चुका है और वो योंग को बताता है कि अब वो इब्लीस के चिराग का मालिक बनना चाहता है। वो बच्चा चिराग का मालिक बन के अपनी सारी विशेष पूरी करना चाहता था, लेकिन इस टाइम तक इब्लीस के चिराग की मालिक कायोंग थी क्योंकि उसने अभी तक अपनी आखिरी विश नहीं मांगी थी। खालिद कायोंग को धमकी देता है कि तुम जल्दी अपनी तीसरी विश मांग लो, नहीं तो मैं तुम्हारा बुरा हशर करूंगा। लेकिन कायोंग इस बच्चे की धमकियों से डरने वाली नहीं थी। कायोंग चाकू लेके उस बच्चे पे हमला कर देती है, लेकिन वो देखती है कि उस बच्चे का जख्म मिनटों के अंदर भर चुका है। दूसरी तरफ इब्लीस सादी के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम अपने बेटे को कंट्रोल करो। सादी कहता है मैं कोशिश पूरी करूंगा, लेकिन मेरा बेटा मेरे हाथों में नहीं है। यहाँ से सीन को शिफ्ट किया जाता है और हमें इब्लीस दिखाया जाता है जो कि कायोंग को लेके अपने चिराग में इस टाइम मौजूद होता है। कायोंग एक हाईलाइटर लेती है और चिराग में लिखी हुई चीजों को हाईलाइट कर देती है और हमें पता चलता है कि ये सब कुछ इब्लीस ने ही लिखा हुआ था, लेकिन अब उसे कुछ भी याद नहीं था। ये सारी
सारी चीजें अरबी में लिखी हुई थी, इसीलिए ये सब कुछ जानने के लिए ये इरम, सईद और इजराइल को बुला लेते हैं। सईद और इजराइल तो कुछ बोलते नहीं है, लेकिन इरम जो कि झूठ नहीं बोल सकती थी वो अपनी जबान काट लेती है क्योंकि वो सच भी इन्हें नहीं बता सकती थी। अब ये लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पे कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। इसके बाद ये सभी यहाँ से निकल जाते हैं। ये दोनों चिराग के अंदर ही मौजूद होते हैं। इब्लीस को पता चलता है कि पिछले जन्म में उसने 20 साल कायोम के साथ गुजारे हैं। ये सब कुछ याद करके वो काफी इमोशनल हो जाता है और उसे पता चलता है कि उसने इस चिराग के अंदर जितनी बार भी हबीबी लिखा है वो सिर्फ और सिर्फ कायोम के लिए ही लिखा है। और फिर वो कायोम के पास आके उसे बताता है कि मैं कोशिश करूंगा वो सारी यादें याद करने की जो कि टाइम मैंने तुम्हारे साथ गुजारा है। दूसरी तरफ ग्रैंड माँ अपने मरने की तैयारी कर रही थी, यानी कि वो सारे काम कर रही थी ताकि उनके मरने के बाद कायोम को कम से कम मुश्किल हो। वो कायोम को अपने साथ बाहर भी लेके जाती हैं, काफी सारी पिक्चर क्लिक करती हैं और जिन्हें देख के फिर वो रोने लग जाती हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि कायोम खुद अकेली दुबई आ चुकी थी क्योंकि वो जीनिया के वॉइस को टच करके वो सारी बातें जानना चाहती थी जो कि उसे पता नहीं थी। और फिर जीनिया आ जाती है, वो कायोम को अपने वॉइस के अंदर लेके जाती है। कायोम उससे अपनी और इब्लीस के पास्ट के बारे में पूछती है। जीनिया उसे बताती है कि तुम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, यहाँ तक कि इब्लीस ने तुम्हारे पीछे एक पूरे शहर को तबाह बर्बाद कर दिया था। वो तुमसे इस कदर मोहब्बत करता था कि तुम्हारे अलावा उसने आज तक न किसी को हबीबी कहा है और ना ही लिखा है। इब्लीस भी कायोम के पीछे पीछे दुबई में आ जाता है और उसे अपने पिछले जन्म के काफी सारे फ्लैशबैक्स याद आते हैं। इसके बाद रात हो जाती है और वो दोनों डिनर पे जाते हैं। जैसे ही वहाँ पे बारिश होने लगती है तो इब्लीस ने कायोम के लिए एक सरप्राइज प्लान किया होता है। वो उसे उड़ा के वहाँ पे लेके जाता है। कायोम को सरप्राइज वाली जगह तो काफी अच्छी लगती है, लेकिन उसे अपने कपड़े अच्छे नहीं लगते, इसीलिए इब्लीस चुटकी बजा के कपड़े भी चेंज कर देता है। इसके बाद वो दोनों मिलके वहाँ पे डांस करते हैं, लेकिन इब्लीस को तो डांस करना आता ही नहीं है। फिर कायोम उसे डांस सिखाती है और वो दोनों मिलके काफी एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ सीन को शिफ्ट किया जाता है और हमें ग्रैंड माँ का घर दिखाया जाता है, जहाँ पे उनकी एक फ्रेंड आ जाती है और खाने को टेस्ट करने लग जाती है क्योंकि उनको शक था कि ग्रैंड माँ जिंदा है। और कायोम के घर पे जो लड़की रहने के लिए आई है वो असल में ग्रैंड माँ ही है और उन्होंने जादू करके अपने आप को चेंज कर लिया है। और जब वो ग्रैंड माँ की फ्रिज से खाना टेस्ट करती हैं तो फिर तो उनका शक यकीन में तब्दील हो जाता है और उन्हें पता चलता है कि वो जवान लड़की ग्रैंड माँ ही है। और फिर इतने में जवान ग्रैंड माँ उनके सामने आ जाती हैं और वो लेडी उनसे झगड़ने लग जाती है कि तुम सच में ग्रैंड माँ ही हो, तुमने अपने आप को जादू करके कैसे चेंज किया है। और फिर बातों ही बातों में वो ग्रैंड माँ का बर्थ मार्क भी देख लेती हैं और अब तो वो पागल हो जाती हैं। अब वो बच्चा खालिद जो कि इनके नेबर्स में रहता था वो इस सारे वाक़े के बारे में जानता था, इसीलिए उसे ये भी पता था कि ये लेडी जाके इस वाक़े की अफवाह बाहर फैला देंगी। और जाहिर सी बात थी कि इस चिराग के बारे में सभी लोग जानने के बाद इस चिराग के पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन वो बच्चा तो चिराग का मालिक खुद बनना चाहता था और वो बच्चा फैसला करता है कि वो ग्रैंड माँ की फ्रेंड को ही मरवा देगा। इधर इब्लीस और कायोम जैसे ही डांस खत्म करते हैं तो इब्लीस को पानी के अंदर उस बच्चे की परछाई नजर आती है, जिस बच्चे की जिंदगी लेके इब्लीस के भाई ने खालिद को हमेशा हमेशा के लिए अमर किया था। अभी तक उस बच्चे की आत्मा भटक रही थी और फिर उस बच्चे की सोल इब्लीस को उसका सारा पास्ट याद करवा देती है। वो बताता है कि तुम और कायोम उस दिन मरे नहीं थे जिस दिन कायोम ने तुम्हें और अपने आप को सजा देने की विश मांगी थी। कायोम भी जिंदा थी और कायोम ने उसके बाद भी एक लंबी जिंदगी गुजारी थी, लेकिन उसके बाद तुम लोग 20 साल बाद फिर से मिले थे और जब 20 साल बाद तुम कायोम को मिले थे तो तुम्हें उससे प्यार पहले ही हो चुका था, लेकिन वो किडनैपर्स उसको किडनैप करके दूसरे शहर में लेके जा चुके थे, जहाँ पे कायोम ने उन लुटेरों से तो अपनी जान बचा ली थी, लेकिन अब वो खजूरें बेच बेच के अपना एक ऊंट खरीदने की तैयारी कर रही थी ताकि वो उस ऊंट के जरिए अपने मुल्क वापस जा सके। और फिर जैसे ही इब्लीस उसके सामने आता है तो उसे काफी ज्यादा सोने के सिक्के दे देता है और फिर रात को कायोम अपनी सारी खजूरें गरीबों में बांट देती है। वो सोने के सिक्के लेके जा रही थी ऊंट खरीदने के लिए, लेकिन कुछ लुटेरे आ जाते हैं और उस पे हमला कर देते हैं, लेकिन इब्लीस आके उन लुटेरों को बेदर्दी से मार देता है और कायोम की जान बचा लेता है। इब्लीस उसके सोने के सिक्के भी उसे वापस कर देता है और उससे वादा करता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे मुल्क लेके जरूर जाऊंगा। अपने मुल्क जाने का सुन के कायोम काफी खुश हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस जन्म में भी खालिद कायोम के नेबर्स में ही रहता था, यानी कि वो जिन का छोटा बच्चा। खालिद क्योंकि काफी बीमार रहता था इसीलिए कायोम उसके लिए जड़ी बूटियां लेके आती थी ताकि वो उनको खा के जल्दी से ठीक हो जाए। कायोम के पीछे पीछे जिनी भी वहाँ पे पहुँच जाता है। खालिद जिनी को देख के कहता है कि तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरह से जिनी क्यों नहीं बना देते, लेकिन इब्लीस कहता है कि मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता। और इब्लीस की ये बात सुनने के बाद उस मासूम से बच्चे को गुस्सा आ जाता है और उस दिन के बाद वो बच्चा ईवल बन जाता है। और इस सब के बाद इब्लीस कायोम को लेके अपने चिराग में रहने लग जाता है और उसने इजराइल का एक पंख भी चुरा लिया था, जिस पंख की वजह से वो कायोम के बारे में वहाँ पे कुछ न कुछ लिखता रहता था और अपने चिराग में कायोम के बारे में लिख लिख के उसने
अपने चिराग को पूरी तरह से भर दिया था। और फिर एक दिन इब्लीस की ये आजादी खत्म हो जाती है और उसका चिराग एक इंसान के हाथ लग जाता है। ये वही इंसान था जो कि बच्चों को किडनैप किया करता था। वो आदमी चिराग को घिस के इब्लीस को बुला लेता है और उसे कहता है कि मुझे इस शहर का अमीर तरीन इंसान बना दिया जाए, और इब्लीस उसकी ये विश पूरी कर देता है। अमीर होने के बावजूद भी शहर के लोग उसे इज्जत नहीं देते क्योंकि वो अच्छा इंसान नहीं था। अब वो इब्लीस को दोबारा बुलाता है और अपनी दूसरी विश मांगता है। उसकी दूसरी विश ये थी कि जो लोग उससे नफरत करते हैं वो सभी के सभी मर जाएं, और इब्लीस उसकी ये विश भी पूरी कर देता है। अब अगले ही दिन वो आदमी कायोंग के पास आ जाता है क्योंकि जब वो गरीब था तो कायोंग ने उसे बहुत सारी खजूरें खिलाई थी। उन खजूरों के बदले वो कायोंग को बहुत सारे पैसे देता है, लेकिन कायोंग वो पैसे लेने से मना कर देती है। वो कहती है कि मैं अपनी मेहनत की कमाई खाती हूँ। अब उस आदमी की अना को काफी ठेस पहुँचाती है। ये सुन के वो इब्लीस को अपनी तीसरी विश पूरी करवाने के लिए बुला लेता है और इब्लीस से कहता है कि मैं उसे पैसों से नहीं खरीद पा रहा, तो तुम ऐसा कुछ करो कि कायोंग मेरी हो जाए। अब मजबूरन उस आदमी की ये ख्वाहिश भी इब्लीस को पूरी करनी पड़ती है। फिर जैसे ही वो आदमी कायोंग की तरफ बढ़ने लगता है तो इब्लीस को ये चीज अच्छी नहीं लगती, तो वो उसे रोकना चाहता है। लेकिन वो छोटा बच्चा खालिद जो कि आधा जिन था और आधा इंसान था, वो इब्लीस के पाँव में एक जादुई धागा बांध देता है जिससे इब्लीस आगे नहीं बढ़ पाता। अब वो छोटा बच्चा खालिद अपना बदला लेने के लिए सभी को बता देता है कि कायोंग इस इब्लीस से मोहब्बत करती है। ये सुनने के बाद कायोंग का नया मालिक जिसने कायोंग को खरीद लिया था वो अपनी तलवार निकालता है और कायोंग के पेट में दे मारता है। कायोंग बुरी तरह से जख्मी हो जाती है और वहीं पे गिर जाती है और इब्लीस बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता। उस आदमी की तीनों विशेष पूरी हो गई थी और अब इब्लीस भी उसका गुलाम नहीं रहा था। इब्लीस यहाँ पे खड़े हुए लोगों से कहता है कि तुम लोगों में से जो आदमी भी सबसे पहली विश कायोंग को जिंदा करने की मांगेगा, मैं उसे दुनिया की सारी चीजें दे दूंगा। एक आदमी निकल के सामने आता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा लालची था। वो अपने आप को अमीर करने की पहली विश मांगता है और दूसरी विश में वो वहाँ पे बहुत सारा खजाना मांग लेता है। अब उसकी तीसरी विश की बारी थी। इब्लीस उसकी मिन्नतें करता है, तुम प्लीज कायोंग की जिंदगी मांग लो, मैं तुम्हें दुनिया की सारी चीजें दे दूंगा। लेकिन वो लालची आदमी इब्लीस की बात नहीं सुनता और तीसरी विश में वो सोने की बारिश मांग लेता है। ना चाहते हुए भी इब्लीस को उसकी तीसरी विश भी पूरी करनी पड़ जाती है और इसी सब के दरमियान कायोंग बेचारी मर जाती है और इब्लीस गुस्से से पागल हो जाता है और फिर उसने शहर वालों से बदला लेने के लिए शहर के हर इंसान को जला के राख कर दिया। और यही वो असल वजह थी जिस वजह से इब्लीस को आगे की पूरी जिंदगी के लिए चिराग में कैद कर दिया गया था। इसके बाद सीन को प्रेजेंट में शिफ्ट किया जाता है और उस बच्चे की सोल इब्लीस को पूरी कहानी बताने के बाद हेवन में चली जाती है। दूसरी तरफ सीन को शिफ्ट किया जाता है और हमें ग्रैंड माँ की फ्रेंड दिखाई जाती है जो कि ग्रैंड माँ की हकीकत जानने के बाद सभी को इकट्ठा करके वहाँ पे लेके आ जाती हैं, क्योंकि ग्रैंड माँ की फ्रेंड सबको ग्रैंड माँ की सच्चाई बताना चाहती हैं। जब कायोंग और ग्रैंड माँ उनको घर पे नहीं मिलती तो वो सबको लेके खेतों की ओर निकल जाती है। तभी खेतों में जाते वक्त खालिद का आदमी उस लेडी को गाड़ी से हिट करके मार देता है और इस राज को यहीं पे दफन कर दिया जाता है। अब क्योंकि ग्रैंड माँ सेफ नहीं थी तो कायोंग उनको लेके इब्लीस के चिराग के अंदर आ जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि खालिद नामी बच्चा अब पागल हो चुका था क्योंकि वो हर हाल में इब्लीस का चिराग हासिल करना चाहता था। इसीलिए वो इब्लीस को बुला के उसे पहले वाले धागे से कैद कर देता है और अपने डैड सादी का भी कत्ल कर देता है। फिर वो कायोंग के पास आता है और उसे डरा के कहता है कि अपनी आखिरी विश मांगो और उसके बाद इब्लीस को आजाद कर दो। कायोंग उससे बिल्कुल नहीं डरती और चुटकी बजाते ही वो यहाँ से गायब होके इब्लीस के पास पहुँच जाती है। ये उसके साथ इसलिए होता है क्योंकि उसने अपनी दोस्त की एक विश खुद खरीद ली थी पैसों के साथ। फिर वो जल्दी से इब्लीस के सारे धागे खोल देती है और इब्लीस को आजाद कर देती है। इब्लीस जल्दी से उन्हीं धागों को अपनी तलवार पे मजबूती से बांध लेता है और अपनी तलवार को मजबूत कर लेता है और चला जाता है अपने भाई के बागीचे का वो आखिरी फूल तोड़ने के लिए जिसके अंदर खालिद की जान मौजूद थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इजराइल इरम के जरिए इब्लीस का चिराग खालिद को दे देता है। खालिद चिराग के अंदर से ग्रैंड माँ को बाहर निकाल लेता है और यहाँ पे इब्लीस का असिस्टेंट सईद आ जाता है इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। इब्लीस का असिस्टेंट शेर के रूप में आता है ताकि वो इन लोगों की जान बचा सके। ये देखने के बाद खालिद को गुस्सा आ जाता है और वो गन निकाल के शूट करने लगता है, लेकिन ग्रैंड माँ मिंजी के सामने आ जाती हैं और मिंजी की जान बचा लेती हैं और ग्रैंड माँ को गोली लग जाती है। शेर बना हुआ सईद खालिद के ऊपर अटैक करता है। खालिद उसको चकमा देता है और एक सुई निकाल के उसके गले के अंदर स्टैब कर देता है और जैसे ही उसके गले में नोकीली सुई स्टैब होती है सईद भी वहीं पे मर जाता है। अब हमें इब्लीस को दिखाया जाता है जो कि खालिद वाले फूल को तोड़ने के लिए आया था, लेकिन वहाँ पे इजराइल आ जाता है और उसको वो फूल तोड़ने नहीं देता। इन दोनों के दरमियान काफी देर तक लड़ाई होती है, लेकिन फिर भी इजराइल जीत नहीं पाता क्योंकि इब्लीस उसके एक पर को ही काट देता है। पर कटने के बाद इजराइल नीचे गिर जाता है और मौका देख के इब्लीस खालिद वाले फूल को काट देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि खालिद इस दुनिया में से गायब होने लग जाता है जो कि इस टाइम कायोंग का गला
दबा रहा था। और फिर जल्दी से इब्लीस कायोंग के पास आ जाता है और उसे यहाँ से निकाल के उसकी जान बचा के ले जाता है। और जब वो यहाँ से बाहर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी ग्रैंड माँ मर चुकी है, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। और ये जानने के बाद उसे काफी दुख होता है क्योंकि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर यही था। अब कायोंग यहाँ से जाती है और चिराग उठा के उसको घिसने लगती है क्योंकि अभी भी उसकी तीसरी विश बाकी थी, लेकिन बार बार बुलाने पे भी इब्लीस उसकी बात सुनने के लिए नहीं आता। और फिर वो अपनी आखिरी विश मांगने के लिए इब्लीस के पीछे दुबई चली जाती है। वहाँ जाके वो इब्लीस से मिलती है और कहती है कि मैं अपनी आखिरी विश पूरी करवाना चाहती हूँ। और उसे अपनी आखिरी विश में उन सभी लोगों के इमोशंस को फील करना था जो कि पूरी जिंदगी उसके साथ रहे हैं। इब्लीस कायोंग की इस आखिरी विश पे काफी रोता है क्योंकि इसके बाद शायद वो कायोंग को हमेशा हमेशा के लिए दिखने वाला नहीं था। और फिर वो अपने प्यार का यकीन दिलाते हुए उसकी आखिरी विश पूरी कर देता है। और फिर कायोंग को अपनी सारी फैमिली के इमोशंस फील होने लगते हैं, लेकिन जब वो ग्रैंड माँ के इमोशंस फील करती है तो वो जोर जोर से रोने लग जाती है। इसके बाद इजराइल आता है और वो इब्लीस का गला काट लेता है क्योंकि इब्लीस ये साबित नहीं कर पाया था कि सच में सारे इंसान ही लालची होते हैं। कायोंग सहरा में बैठी हुई अकेली रो रही होती है। कायोंग के पास इरम आती है और वो कायोंग और इब्लीस की पुरानी यादें कायोंग को वापस कर देती है और उसे ये भी बताती है कि तुम्हारी इस आखिरी ख्वाहिश ने इब्लीस को हरा दिया है और अब उसका गला भी काट लिया गया है और उसे मार दिया गया है। और ये सुनने के बाद कायोंग जोर जोर से रोने लग जाती है, इतना रोती है कि आखिरकार उसकी भी उसी सहरा में वहीं पे मौत हो जाती है। और फिर कायोंग की डेड बॉडी को उसकी सिटी में भेज दिया जाता है। उसकी फ्रेंड मिंजी उसे रिसीव करती है और जोर जोर से रोती है। मिंजी बेचारी अपनी फ्रेंड की मौत की वजह से टूट चुकी थी, इसीलिए उसकी आखिरी रस्मात की जाती है और मिंजी भी वहाँ पे पहुँच जाती है। मिंजी जब उसके पोट को हाथ लगाती है तो उसके अंदर से एक जीनी निकल के बाहर आ जाती है और ये जीनी कोई और नहीं बल्कि कायोंग थी। मिंजी उसे देख के पागल हो जाती है और वो कायोंग से अपनी पहली विश ये मांगती है कि तुम हर वेडनेसडे को पहले की तरह मेरे साथ डिनर करोगी। और फिर वो कायोंग से अपनी दूसरी विश मांगती है कि जो बच्चे मेरे क्लिनिक में नहीं आ सकते तुम उन सभी बच्चों को मेरे क्लिनिक में लेके आओगी। क्योंकि तीसरी विश वो कायोंग से नहीं मांगती तो इसीलिए कायोंग उसी के शहर में रहने लग जाती है। अब ना तो कोई कायोंग को देख सकता था और ना ही उसे कोई पहचान सकता था। और फिर मिंजी तीसरे दिन अपनी तीसरी विश मांगने के लिए तैयार हो जाती है। उसने इस विश के बारे में काफी सोचा था और उसकी तीसरी विश ये थी कि कायोंग को उसका सच्चा प्यार मिल जाए। और जैसे ही तीसरी विश पूरी होती है तो मिंजी कायोंग की लाइफ से निकल जाती है, यानी कि वो कायोंग के बारे में सब कुछ भूल जाती है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता। और दूसरी तरफ तीसरी विश पूरी हो जाती है और कायोंग के पास सचमुच में इब्लीस आ जाता है। कायोंग उसे देख के रोने लग जाती है और हैरान हो जाती है, लेकिन इब्लीस उसे कहता है कि हैरान होने की बात नहीं है, अब हम दोनों ने एक साथ ही रहना है। और फिर हम देखते हैं कि इब्लीस इजराइल को हाय बोलने के लिए जाता है और उसे कहता है कि देख लो मैं तो अभी भी जिंदा हूँ। और फिर इजराइल इब्लीस को ये सच्चाई बता देता है कि तुम अपनी वजह से जिंदा नहीं हो, बल्कि तुम आज जिंदा हो तो सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड माँ की वजह से। क्योंकि जब ग्रैंड माँ की डेथ हुई तो उन्हें हेवन में भेजा जाना था, लेकिन उन्होंने हेवन में जाने से इनकार कर दिया। उनकी शर्त थी कि पहले इब्लीस को जिंदा करो, उसके बाद ही मैं हेवन में जाऊंगी। और उनकी ख्वाहिश की वजह से इब्लीस और कायोंग आज एक साथ थे। इसके बाद हम इन दोनों को सहरा में डांस करते हुए देख पाते हैं। और फिर कोई चिराग उठा के दोनों जिनिस को याद करता है, तो अब उन्हें जाना था अपने मालिकों की विशेष को पूरा करने के लिए। और इसी सब के साथ इस सीजन का पार्ट 3 यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आप लोगों को जिनी की स्टोरी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।